हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 बॉटनी का चैप्टर है जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, सेल जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या फर्क होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होता है। बट यूकैरियोटिक सेल में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होती है और उसके बाद न्यूक्लियस भी होता है और न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन भी होती है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके अंदर कितने सारे स्ट्रक्चर होते हैं, उन सारे स्ट्रक्चर के क्या क्या फंक्शन होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ रखे। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, नेम का क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखिए, सबसे पहले आता है यू एंड सेकंड आता है कार्योटिक। यू मतलब होता है ट्रू और कार्योटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो ऐसा सेल जिसमें ट्रू मतलब कि रियलिटी में उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। प्रो मतलब होता है प्रीमिटिव, कार्योटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक मतलब होता है ऐसा सेल जिसमें अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट भी है तो बहुत ही प्रीमिटिव सा है, बहुत ही ओल्ड वर्जन का न्यूक्लियस है। बट यूकैरियोटिक सेल मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस कहने का मतलब जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, membrane bond nucleus is present, membrane bond nucleus is present। membrane bond nucleus is present का मतलब क्या होता है, membrane bond nucleus कहने का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होती है कि न्यूक्लियर या तो एक होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट होता है। अगर सेल में किसी सेल में अगर न्यूक्लियस पूरा प्रेजेंट हो, अच्छे से न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो और न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन हो या एनवेलप हो, मतलब कि क्या होता है एनवेलप मतलब क्या होता है, खाली लिफाफा होता है, या मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो न्यूक्लियस के ऊपर, तो वो क्या होता है, वो यूकैरियोटिक सेल होता है। बस इतना ही नहीं, इसमें जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। अब मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं, वो सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स के नाम आप जानते होंगे ऑलमोस्ट इसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं। एक राइबोसोम ऐसा होता है, सेंट्रोल एंड सेंट्रोसोम ऐसा होता है जो कि मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल होते हैं। अदरवाइज सारे ऑर्गेन्स मेम्ब्रेन बॉन्ड ही होते हैं। एग्जांपल में क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, जीए मतलब होता है गोल्गी एपरेटस शॉर्ट फॉर्म में लिखी हूँ, लाइसोसोम, फिर इसके अलावा हम लोग वैक्यूल भी लिख सकते हैं, एटीसी। ये सारे स्ट्रक्चर हैं जो कि प्रेजेंट है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट होता है या कह सकते हैं प्लास्टिड होता है। इन सारे पर क्या होती है कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या होता है कि एक यूकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलती है। कंपार्टमेंटलाइजेशन compartmentalization is seen in this type of cell। अब देखिए, कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है। अब देखिए कि हमारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट उसके अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट या कंपार्टमेंट होते हैं। कंपार्टमेंट मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को लें, ऐसा ले फिर इसमें ऐसे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो देखो, ये प्रोकैरियोटिक सेल में तो उसमें एक ही मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, वो कौन सा होता है, वो सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ एक मेम्ब्रेन होता है, वो कौन सा होता है, वो सेल मेम्ब्रेन होता है। बस एक ये सेल मेम्ब्रेन ही होता है, सेल सेल मेम्ब्रेन।
जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन के अलावा और कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स या मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ये इसका डायग्राम है प्रोकैरियोटिक सेल। देन सेकंड होता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलती है, मतलब कि अलग अलग कंपार्टमेंट में बटा हुआ रहता है। अब कैसे, जैसे एक सेल बनाई तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर न्यूक्लियस देखने को मिलती है, न्यूक्लियस के ऊपर एनवेलप होता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होती है, फिर इसी से जुड़ा हुआ सेकेंड मेम्ब्रेन जो होता है, इसी से जुड़ा हुआ यहाँ पर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद क्या होता है, यहाँ पर गोल्गी एपेरेटस होता है, गोल्गी एपेरेटस। इसके बाद क्या होता है, लाइसोसोम होता है, फिर क्या होता है, वैक्यूल वगैरह होती है, वैक्यूल होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, वैक्यूल। इन सब में क्या होता है कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इन सारे पर क्या होता है कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एक सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो न्यूक्लियस हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, फिर उसके बाद लाइसोसोम, वैक्यूल या क्लोरोप्लास्ट, ये सब प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए इन सबके पास अपना अपना अलग अलग एक मेम्ब्रेन होता है। कोई कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया बना है जिस पर क्या होता है, दो मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, डबल मेम्ब्रेन होता है। तो इन सबके पास अलग अलग मेम्ब्रेन होता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि एक कंपार्टमेंट नहीं है, यहाँ पर एक कंपार्टमेंट न्यूक्लियस में मिला, थर्ड कंपार्टमेंट कहाँ पर मिला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फोर्थ कंपार्टमेंट लाइसोसोम में। तो ऐसे आप देखोगे कि ओवरऑल एक यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं। एक सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी बहुत सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होती है, और इसी को क्या कह दिया गया है कि अलग अलग कंपार्टमेंट में बटा हुआ होता है एक यूकैरियोटिक सेल। बट प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें एक ही मेम्ब्रेन होती है, वो कौन सा होता है, वो सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके अलावा और कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स या स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, बट यूकैरियोटिक सेल में होता है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा दिया गया है, कंपार्टमेंटलाइजेशन इज सीन इन दिस टाइप ऑफ सेल और यूकैरियोटिक सेल। ये किसका डायग्राम है, यूकैरियोटिक सेल। आई होप कि यहाँ तक जो भी लिखी हो वो सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले नेम का सिग्निफिकेंस क्या देखे यूकैरियोटिक सेल में। यू का मतलब होता है ट्रू, कार्योटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस कहने का मतलब कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, मतलब मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एक पहला तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, या कह सकते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप, ये प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, वो सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन लेस होते हैं, बट इसके बाद भी वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन सा होता है, एक होता है राइबोसोम जो कि यूनिवर्सल होता है, फिर सेंट्रोल एंड सेंट्रोसोम जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है एंड डिवीजन में हेल्प करता है। फिर उसके बाद मैंने उसके कुछ नाम रखे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। इन सब के बारे में, इन सारे ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। फिर क्या होता है कि एक यूकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंट देखने को मिलती है। कंपार्टमेंट कैसे बनता है, मेम्ब्रेन की वजह से। एक सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जिस पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इस बहुत सारे मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है कि इसको कह दिया जाता है कि यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। बट प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही मेम्ब्रेन होता है। वो कौन सा होता है, वो होता है सेल मेम्ब्रेन। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो हम लोग ये तो पढ़ रखे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड होता है एंड फ्रीली वो साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करते रहता है। बट क्या ऐसा ही यूकैरियोटिक सेल में होता है, तो नहीं। यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो कहाँ पर होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। और न्यूक्लियस के अंदर ये कहाँ पर होता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है। मतलब देखो कि एक अगर अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस बनाए, तो इसमें जब सेल डिवीजन नहीं करती रहती, मतलब जब सेल इंटरफेज में होता है, उस टाइम पर क्या होता है कि क्रोमेटिन कुछ ऐसे करके फैले हुए रहते हैं पूरे सेल के अंदर। बट जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होने लग जाता है, सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले ही क्या हो जाते हैं, वहां पर बहुत सारे स्टेजेस आ जाते हैं। उन सारे स्टेजेस में क्या होते हैं, इस तरीके से जो क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम बना लेते हैं।
कुछ ऐसे करके क्रोमोसोम बन जाते हैं उसमें। तो क्रोमैटिन कंडेंस टुगेदर टू फॉर्म क्रोमोसोम। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ पर होता है, इस क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। वही अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात किया जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बना है जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस तो वैसे होता ही नहीं है, न्यूक्लियोइड होता है या जेनोफोरा कहते हैं। वो डायरेक्टली नेकेड ही वो क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली उधर से उधर मूव करते रहते हैं। बट यूकार्योटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो फर्स्ट इसका पॉइंट ये हो जाएगा कि जेनेटिक मटेरियल is organized in nucleus। जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड रहता है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि जैसे देखो एक प्रोकैरियोटिक सेल में अगर लोकोमोशन करना है या उसमें बहुत सारे साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं, वो बहुत ही लो लेवल के प्रोटीन के बने हुए रहते हैं। बट यूकार्योटिक सेल में बहुत ही हाई लेवल के प्रोटीन के बने हुए रहते हैं, जैसे कि फ्लैजेला। वैसे सिलिया तो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहता है, सिर्फ और सिर्फ फ्लैजेला होता है। जो फ्लैजेला होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में किससे बना रहता है, फ्लैजेलेंट प्रोटीन से बना हुआ रहता है, जो कि एक बहुत ही लो लेवल का प्रोटीन होता है। बट वही यूकैरियोटिक सेल की बात किया जाए तो यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजेला किससे बने हुए रहते हैं, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ रहता है, जो कि बहुत ही हाई लेवल की प्रोटीन होती है। और इसके अलावा साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, और ये सारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। तो लोको स्ट्रक्चर, लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, cytoskeletal structure is made up of very high level protein, very high level जैसे कि एक अगर यूकैरियोटिक सेल में कोई भी स्ट्रक्चर होता है तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर होता है। एंड प्रोकैरियोटिक सेल के कंपेयर में बहुत ही हाई लेवल के किसी भी सब्सटेंस से बना हुआ रहता है। जैसे कि अगर फ्लैजेला की बात किया जाए, यही अगर प्रोकार्योट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंस किया जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के जो फ्लैजेला होते हैं वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ रहता है, मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। फ्लैजेलिन प्रोटीन मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि लो लेवल प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक सेल के जो फ्लैजेला होते हैं वो क्या होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ रहता है। और फ्लैजेलिन प्रोटीन क्या होता है, बहुत ही लो लेवल के प्रोटीन होते हैं। बट वही अगर यूकैरियोटिक सेल की बात किया जाए, यूकैरियोटिक सेल के जो फ्लैजेला होते हैं वो भी प्रोटीन से बना हुआ रहता है, वो अलग तरीके के प्रोटीन से बना हुआ रहता है। ये बना रहता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये क्या होते हैं, हाई लेवल प्रोटीन। और फिर क्या होता है कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ना, यूकैरियोटिक सेल अगर प्रोकैरियोटिक सेल को देखा जाए उसके अलग अलग जितने भी एग्जाम्पल वगैरह होते हैं वो सारे उन सबका जो स्ट्रक्चर होता है, उन सारे की जो सिमिलैरिटी होती है ऑलमोस्ट वो सारे सिमिलर ही होते हैं। बट यूकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग एक बार पढ़ भी चुके हैं कि प्लांट से एनिमल से का डिफरेंस, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है बट एनिमल सेल में वो कंप्लीटली एब्सेंट ही होता है। ये पहला डिफरेंस हो गया। फिर एक में क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में वो एब्सेंट रहता है। वैक्यूल प्रेजेंट तो होता है बट वो कंपैरेटिवली एक प्लांट सेल के कंपैरेटिवली बहुत ही छोटा सा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। क्यों, क्योंकि प्लांट सेल में बहुत कुछ स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि प्लांट मूव नहीं कर सकता ऑब्वियसली, उसको बहुत ही हार्ड कंडीशन में खुद को बचाने के लिए उसको ज्यादा स्टोरेज करने की जरूरत है। बट यूकैरियोटिक सेल में ऐसा, सॉरी एनिमल में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता।
तो प्रोकैरियोटिक सेल में एंड यूकैरियोटिक सेल में बहुत ही ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलती है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अगर एग्जांपल लिखना चाहे तो एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं कि प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल लिखने का मतलब कि अगर हम लोग वही अगर यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल लिखे तो बस इतना ही नहीं होगा, ये मान लीजिए कि अगर डिफरेंस के लिए पूछा जाए कि कैसे डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है एक एनिमल जो भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो कैसे डिफरेंट होता है एक दूसरे से, तो वहां पर हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं जैसे कि प्लांट एंड एनिमल सेल में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलती है। बट वही अगर यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल पूछा जाए तो देखो किंगडम मोनेरा जो होता है ना, मोनेरा वो ऑलमोस्ट उसमें बैक्टीरिया वगैरह ही आते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। बाकी किंगडम मोनेरा के बाद जितने भी होते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमेलिया, ये चारों किससे बिलोंग करता है, यूकैरियोटिक सेल से बिलोंग करता है। तो एग्जांपल इसको हटा देते हैं, एग्जांपल क्या हो जाएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन एंड एनिमेलिया। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमेलिया ये सारे क्या होते हैं, चारों जो किंगडम है ये यूकैरियोटिक सेल से बिलोंग करते हैं। बाकी अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल लें तो वो क्या हो जाएगा, वो मोनेरा हो जाएगा जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, उसके बाद माइकोप्लाज्म आता है, माइकोप्लाज्म के अंदर पीपीएल आते हैं, फिर साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, वो सारे होते हैं प्रोकैरियोटिक। आई होप कि आप लोगों को यूकैरियोटिक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग क्या समझे, अभी हम लोग सबसे पहले क्या समझे कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है एक यूकैरियोटिक सेल का वो किसके अंदर होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। बट प्रोकैरियोटिक सेल में वो नेकेड होता है एंड वो फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करती है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखें कि लोकोमोटरी एंड साइकोस्केलेटल स्ट्रक्चर जो होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स अगर फ्लैजेला का एग्जांपल ले तो प्रोकैरियोट्स का जो फ्लैजेला होता है वो भी प्रोटीन से बना हुआ रहता है बहुत, बट वो बहुत ही लो लेवल ऑफ प्रोटीन से बना हुआ रहता है। वो किस प्रोटीन से बना रहता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से। बट वही अगर यूकैरियोटिक सेल का बात किया जाए तो यूकैरियोटिक सेल का अगर फ्लैजेला वो भी प्रोटीन से ही बना रहता है, बट वो हाई लेवल ऑफ प्रोटीन से बना हुआ रहता है, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है। उसके बाद क्या देखें कि उसके बाद हम लोग देखें कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलती है यूकैरियोटिक सेल के अलग अलग सेल से। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल के जो एग्जांपल होते हैं वो सारे उन सबका जो स्ट्रक्चर होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बट यूकैरियोटिक सेल में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलती है। अगर पूछा जाए कैसे डिफरेंस देखने को मिलते हैं तो हम लोग यहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स का एग्जांपल ले सकते हैं। प्लांट में ऐसा बहुत कुछ होता है जो कि एनिमल में एब्सेंट होता है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाता है कि एक दूसरे के सिमिलर तो बिल्कुल नहीं। अगर एग्जांपल पूछ दिया जाएगा कि यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या होता है तो किंगडम मोनेरा छोड़कर बाकी सारे किंगडम किससे बिलोंग करते हैं, यूकैरियोटिक सेल से बिलोंग करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमेलिया ये चारों किससे बिलोंग करते हैं, यूकैरियोटिक सेल से। बट अगर प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल पूछ दिया जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, किंगडम मोनेरा आ जाएगा जिसके अंदर ऑलमोस्ट बैक्टीरिया आते हैं, माइकोप्लाज्म, पीपीएल वगैरह आता है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर जो होता है यूकैरियोटिक सेल का वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। तो अब हम लोग किसके बारे में समझने वाले हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझने वाले हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक सेल में चाहे कोई भी सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स के सेल हो, कोई भी सेल हो उसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन रहता ही है। इसलिए क्या कहा गया है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो यूनिवर्सल ऑर्गेनल होता है। तो ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। इट इज यूनिवर्सल since it's present in all cells। यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर यूकैरियोटिक सेल में देखा जाए तो उसमें प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, चाहे फंजाई हो सब में प्रेजेंट होते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया इन सब में प्रेजेंट होता है।
सेल मेम्ब्रेन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। तो ये सब में प्रेजेंट होता है। और क्या होता है ये, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल हुआ कि ये सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही अंदर आने देंगे एंड सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही बाहर जाने देंगे। ऐसा नहीं है कि सेल से बाहर कुछ भी जा सकता है, कुछ भी आ सकता है। उसी को आने देंगे जिसकी जरूरत होगी सेल के अंदर, या उसी को बाहर जाने देंगे जिसको, जो कि वेस्ट मटेरियल हो या अनवांटेड मटेरियल हो, या ऐसा मटेरियल जिसको सेल की जरूरत ना हो, उसको वो बाहर भेज देंगे। इसलिए क्या कहा गया है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। जैसे कि हमारे अगर स्कूल में देखा जाए तो स्कूल में गेट पर गार्ड अंकल खड़े रहते हैं, वो इसलिए खड़े रहते हैं कि वो उसी आदमी को आने दिया जाए जो कि हमारी स्कूल के लिए, जो कि कुछ काम करने के लिए आए हो या स्टूडेंट हो, उसी को अंदर आने देंगे। ऐसा तो नहीं है कि किसी कोई भी अगर गली रास्ते का जा रहा है उसको स्कूल के अंदर आने देंगे। ऐसा भी नहीं है किसी गुंडे वगैरह को स्कूल के अंदर आने देंगे। या कोई बस जा रहा है, अगर कोई घूमने के लिए आ रहा है तो उसको स्कूल के अंदर भेज देंगे कि जाओ स्कूल में तुम घूमो। ऐसा तो नहीं होगा। या अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो ऐसा भी नहीं है कि वो स्टूडेंट बीच में पढ़ना छोड़कर अगर स्कूल से बाहर जाना चाहे तो जा सकते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। तो गार्ड अंकल क्या करते हैं, उसी को अंदर आने देते हैं जिसकी जरूरत होती है, या उसी को बाहर जाने देते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है। ऐसा ही होता है। वैसा ही हमारे सेल मेम्ब्रेन भी का भी काम होता है कि वो उसी को अंदर आने देगा जिसका सेल के अंदर जरूरत हो, या वो उसी को बाहर जाने देगा जिसके सेल के अंदर जरूरत ना हो, चाहे वो अनवांटेड मटेरियल हो, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो। तो ये होता है सेल मेम्ब्रेन, इसलिए कहा जाता है इसको सेलेक्टिवली परमिएबल। इसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो इट अलाउज, इसका मतलब ये सेम हुआ होता है, इट अलाउज द एंट्री और इट डिसाइड्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब सेल के अंदर जा आएगा और क्या हमारे सेल से बाहर जाएगा। एंट्री मतलब कि सेल के अंदर आना, एग्जिट मतलब सेल के बाहर जाना। तो ये सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कि कौन सेल के अंदर आएगा और कौन सेल के बाहर जाएगा। अंदर वही आएगा जिसका सेल के अंदर यूज रहेगी, और बाहर वही जाएगा जो कि अनवांटेड या वेस्ट मटेरियल रहेगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि जितने भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं, it is made up of protein and lipid। किसी भी सेल का चाहे वो किसी भी सेल का हो, चाहे प्रोकार्योट हो, यूकार्योट हो, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, अगर कोई भी सेल मेम्ब्रेन को लिया जाए तो वो किससे बना हुआ रहेगा, वो प्रोटीन से बना हुआ रहेगा एंड लिपिड से। लिपिड एंड प्रोटीन से ही बना रहता है। बट ऑब्वियसली किसी का सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन मतलब कि उसका स्ट्रक्चर किसी अलग तरीके से होगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो प्रोटीन एंड लिपिड का जो रेशियो होता है ये वैरी कर सकता है। मतलब लिपिड और प्रोटीन से ही बना रहेगा, बट लिपिड एंड प्रोटीन का जो रेशियो रहेगा वो वैरी कर सकता है। बट द रेशियो of lipid and protein can vary। वैरी करने का मतलब कि ये अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग एनसीईआरटी बुक में देखें तो वहां पर आरबीसी एग्जांपल दिया गया है। वहां पर क्या दिया गया है, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल इरिथ्रोसाइट। इसमें क्या होता है 52% प्रोटीन एंड क्या होता है कि 40% लिपिड। तो एक आरबीसी लिया जाए रेड ब्लड कॉर्पस्कल, ये क्या होता है, ये 52% प्रोटीन से बना हुआ रहता है। उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो एक आरबीसी का अगर सेल मेम्ब्रेन बनाए, ये किससे बना हुआ रहता है, ये 52% प्रोटीन से बना हुआ रहता है, 40% लिपिड से बना हुआ रहता है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि 8% में क्या बना हुआ रहता है। 8% में अदर मटेरियल जो भी रहता है वो प्रेजेंट रहता है। बाकी अगर 40% लिपिड 40% लिपिड एंड 52% प्रोटीन होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो रेशियो होता है रेशियो वेरी कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल कहने का मतलब ये हुआ कि सारे सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सब में क्या होते हैं, सब में ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। उसके बाद क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, मतलब ये सेलेक्टेड मटेरियल को ही अंदर आने देंगे। और क्या होता है, इट कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल और इट डिसाइड व्हाट टू एंटर एंड एग्जिट द सेल।
सेल के अंदर क्या आएगा, सेल के बाहर कौन जाएगा, इसको कौन डिसाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है। ऑब्वियसली वो गेट पर बॉडी गार्ड बन के खड़ी है, कोई भी आएगा तो गेट के अंदर, गेट से ही तो आएगा, तो वो डिसाइड करता है। फिर क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ये क्या किससे बनाया रहता है, प्रोटीन से बना हुआ रहता है एंड लिपिड से बनाया रहता है। बट प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है वो वेरी कर सकता है। कुछ ऐसे सेल होंगे जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा रहेगी, लिपिड कम रहेगा। कुछ ऐसे सेल होंगे जिसमें लिपिड ज्यादा रहेगी, प्रोटीन कम रहेगा। अब ये उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल अगर बुक में देखा जाए, एनसीईआरटी बुक में, तो वहां पर आरबीसी का एग्जाम्पल दिया गया है। आरबीसी क्या होता है, 52% प्रोटीन से एंड 40% लिपिड से बना हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये यहाँ पर जो लिखा है प्रोटीन से एंड लिपिड से बना हुआ है, ऑब्वियसली बहुत सारे तरीके के प्रोटीन होते हैं, तो किस प्रोटीन से ये हमारा सेल मेम्ब्रेन बना हुआ रहता है और किस लिपिड से हमारा ये सेल मेम्ब्रेन बना हुआ रहता है। अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे। अब देखो, लिपिड और प्रोटीन वो अलग अलग, मतलब कि लिपिड जो होता है वो बहुत तरीके के होते हैं, प्रोटीन भी बहुत तरीके के होते हैं, बट जो सेल मेम्ब्रेन वो कौन से लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ रहता है। तो अगर लिपिड की बात किया जाए तो सेल मेम्ब्रेन जिस लिपिड से बना हुआ रहता है उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, इस फॉस्फोलिपिड से ही सेल मेम्ब्रेन बना हुआ रहता है। चाहे कोई भी सेल मेम्ब्रेन हो, किसी भी सेल का सेल मेम्ब्रेन हो, वो फॉस्फोलिपिड से ही बना हुआ रहता है। एंड द फॉस्फोलिपिड अरेंज इन बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड is arranged in bilayer। मतलब होता है टू, लेयर का मतलब होता है लेयर, मतलब ये दो लेयर में प्रेजेंट होता है। जैसे देखो कि ये दोनों मिलकर के सेल मेम्ब्रेन हुआ, तो ये एक फॉस्फोलिपिड का लेयर हुआ, दूसरा एक फॉस्फोलिपिड का लेयर, ऐसे बना हुआ रहता है। अब ये जो लिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, तो देखो इसमें सबसे पहले ऐसा होता है एंड कुछ ऐसा होता है। ये इसका हेड हो गया एंड ये इसका टेल हो गया, ये दोनों टेल है, ये एंड ये दोनों क्या है, टेल हो गया। तो इसका क्या दो पार्ट होता है, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। अब हेड और टेल जो होता है वो दोनों कंप्लीटली डिफरेंट होता है, एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट होता है। सबसे पहले हेड की बात किया जाए तो ये किससे बना हुआ रहता है, ये फॉस्फेट से बना हुआ रहता है। इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट। ये किससे बना हुआ रहता है, फॉस्फेट से बना हुआ रहता है। और ये क्या होता है, पोलर होता है, पोलर। एंड इट इज हाइड्रोफिलिक। दो होता है, एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड सेकेंड होता है हाइड्रोफिलिक। देखो बट ये जो टेल होता है, टेल का जो हेड से ठीक उल्टा होता है टेल इसका, मतलब ये पोलर हुआ, इसका टेल क्या होगा, टेल हो जाएगा नॉन पोलर, नॉन पोलर। और ये हाइड्रोफिलिक है तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक। अब ये अरेंज कैसे होता है, जैसे देखो मेरा ये हाथ है और ये हाथ है, तो देखो इस हाथ का ये समझ लो कि ये हेड है, इस साइड में ये हेड है, ये टेल है, और इसका भी क्या हुआ, तो ये टेल हुआ, ये हेड हुआ। तो हेड रहता है, फिर उसका टेल रहता है, फिर सेकेंड का टेल होता है, देन हेड हो रहता है। मतलब जो हेड रहता है ना वो दोनों साइड से फेस करता रहता है, एंड ये जो टेल हुआ, ये टेल हुआ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये क्या है, ये टेल हुआ, एंड ये हो गया हेड। तो ऑब्वियसली इस साइड भी यही होगा, ये ऊपर वाला हेड हो जाएगा, नीचे वाला टेल हो जाएगा। तो ऊपर पहले हेड होता है, फिर टेल होता है, फिर सेकंड का टेल होता है, देन उसके बाद हेड होता है। कुछ ऐसे करके इसका पूरा अगर मोड़ दिया जाए, ऐसा मोड़ करके ये पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन बना हुआ रहता है। डायग्रामेटिकली देखिए तो कुछ ऐसे करके। अब बोलोगे कि ये क्या हो गया, ये क्या बन गया, ये बाइलेयर बना रही है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हेड होता है, फिर ऐसे इसके टेल होते हैं, फिर सेकंड का हेड होता है, फिर इसका टेल होता है। यहाँ पर बनाती हूँ, ये हो गया हेड, इसका ये टेल हो गया, फिर सेकंड का हेड यहाँ पर होता है, इसका टेल ऐसे मुड़ा हुआ रहता है। तो कुछ ऐसे करके पूरा ऐसे गोल बना हुआ रहता है, जहां पर फिर अगर बनाओ, फिर यहाँ पर टेल हो गया, सेकंड का हेड, का टेल, फिर इसका हेड,
टेल। अब ऐसा क्यों ऑरेंज रहता है, मेन क्वेश्चन ये आता है। क्योंकि देखो यहाँ पर एक वर्ड है हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। फोबिया का मतलब तो पता होगा कि किसी चीज से डर लगना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोबिया कहते हैं। तो किसी को पानी से डर लगता है। आई थिंक आप लोग सुने होंगे कि अगर कोई डॉग रहता है, डॉग वो भी खतरनाक वाला डॉग, उन्हें कहते हैं पागल कुत्ता जो होता है, या जिसको क्या रेबीज हुआ रहता है, वो कुत्ता अगर किसी आदमी को काट लेता है तो क्या हो जाता है, उस आदमी को हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया कहने का मतलब ये होगा उसको पानी से डर लगता है। आप सोच सकते हो कि हम लोग क्या होते हैं कि भर दिन में 5 लीटर कहा जाता है एक दिन में पानी पीने के लिए। अब ऐसा आदमी जिसको पानी से डर लग रहा हो, ऑब्वियसली वो पानी तो पी नहीं सकता। तो इसलिए क्या होता है कि फोबिया मतलब होता है सिंपल सा डर। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगना। हम लोग का पानी से डर नहीं लगता, ठंड में डर लगती है, गर्मी में अच्छा रहता है हमारे लिए। तो गर्मी के टाइम में क्या होता है, हम लोग के लिए जो पानी होता है वो हाइड्रोफिलिक रहता है। फिलिक का मतलब क्या हुआ कि फिलिक का मतलब ये हुआ कि डर ना लगना उस चीज से। तो पानी से डर नहीं लगता हम लोग गर्मी के टाइम में, एंड ठंड में हम लोग पानी से डर लगता है, तो हाइड्रोफोबिया। ऐसे हाइड्रोफोबिया तो नहीं हुआ रहता है, बट फिर भी कह सकते हैं कि पानी से डर लगता है। तो देखो फोबिया मतलब क्या हुआ, फियर फियर। तो क्या होता है, हाइड्रोफोबिया मतलब होता है कि पानी से डर लेना। हाइड्रो मतलब ऑब्वियसली वाटर होता है, तो पानी से डर लगने को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। और यहाँ पर फिलिक मतलब होता है लव, मतलब पानी से डर ना लगना, वो क्या होता है कि हाइड्रोफिलिक होता है। अब देखो कि हम लोग ऑब्वियसली सेल है, सेल की और साइड साइड में वाटर हो सकता है, हम लोग पानी में हाथ डालेंगे वहां पर और साइड में तो वाटर ही होगा। और हमारे एयर में भी मॉइस्चर रहता है, उसमें भी क्या रहता है, वाटर रहता है। फिर अगर हम लोग एक सेल की बात किया जाए, तो ये सेल है, इसका अगर साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म ही है। तो साइटोप्लाज्म, प्लाज्म मतलब क्या होता है, यहाँ पर वाटर होता है। तो सेल के अंदर भी पानी होता है, सेल के बाहर भी पानी होता है। इसीलिए ये जो सेल, ये जो बाइलेयर होता है, ये कुछ ऐसे अरेंज होता है जिससे कि हेड जो होता है वो पानी के साइड को फेस करे, एंड टेल जो होता है वो पानी से खुद को ऑब्वियसली बचा लेगा। अगर देखो कि अगर यहाँ पर अगर ये जो लेयर है ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, तो क्या होता है, ये जो टेल है ये पानी के साइड फेस करता है। अगर बाहर के साइड भी हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, तो ये क्या होता है कि इसका जो टेल है वो क्या हो रहा है, आउटसाइड इन्वायरमेंट से फेस कर रहा है, एंड आउटसाइड इन्वायरमेंट में क्या है, वाटर है। ऑब्वियसली इसको पानी से डर लगेगा कि अपने पैर को क्या करेगा, बचाएगा। पैर को क्या करेगा, बचाएगा। इसीलिए इसका पैर इस साइड ना हो करके इस साइड हो जाता है, ही भरा हुआ रहता है। साइटोप्लाज्म, प्लाज्म मतलब ही होता है वाटर। तो वो क्या होता है, वो भी पैर अपना अंदर के साइड कर लेता है। इसीलिए क्या ऐसा हो जाता है कुछ इस तरीके से, बाइलेयर में ये अरेंज रहता है कि टेल पानी से बचा हुआ रहता है, और हेड हाइड्रोफिलिक होता है, तो पानी की तरफ अपना मुंह डाला हुआ रहता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक और ये जो बाइलेयर होता है वो क्या होता है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से प्रोटीन से बना हुआ रहता है। अभी हम लोग क्या समझे, अभी हम लोग ये समझे कि ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोटीन एंड लिपिड से बना हुआ रहता है। कौन से प्रोटीन से बना हुआ, कौन से लिपिड से बना हुआ रहता है, ये फॉस्फोलिपिड से बना हुआ रहता है, एंड दैट फॉस्फोलिपिड इज अरेंज्ड इन बाइलेयर। ये बाइलेयर में अरेंज रहता है। बाई मतलब होता है टू, लेयर मतलब होता है लेयर, मतलब दो लेयर में अरेंज हुई रहती है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले एक लेयर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा दिखता है, इसमें हेड होते हैं एंड टेल होता है। हेड क्या होता है, ये फॉस्फेट से बना हुआ रहता है, एंड ये पोलर रहता है, एंड ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। फिलिक मतलब ये हो गया लव, मतलब कि इसको पानी से डर तो बिल्कुल नहीं लगता। बट इसी का जस्ट उल्टा इसका टेल होता है। टेल क्या होता है, टेल नॉन पोलर होता है, एंड ये हाइड्रोफोबिक रहता है। हाइड्रोफोबिक मतलब इसको पानी से डर लगता है। तो देखो हमारे सेल के बाहर भी पानी है, सेल के अंदर भी पानी है। साइटोप्लाज्म, प्लाज्म मतलब ही होता है वाटर, एंड सेल के बाहर में पानी कहाँ से है, हमारे आउटसाइड इन्वायरमेंट में पानी है। हम लोग अगर देखा जाए तो हमारे एयर में क्या रहता है कि ऑब्वियसली वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्चर रहता है। इसलिए क्या करता है कि ये जो सेल होती है, सॉरी ये जो स्ट्रक्चर होता है हेड एंड टेल जो होता है, ये कुछ इस तरीके से अरेंज होता है कि दो जो हेड होता है, ये हेड आउटसाइड इन्वायरमेंट को एंड इनसाइड इन्वायरमेंट को फेस करता रहता है, एंड टेल बेचारा बीच में प्रेजेंट रहता है क्योंकि इसको पानी से तो डर लगता है। तो ये क्या होता है, हम लोग जैसे गर्मी में एकदम बाहर घूमते हैं, ठंड में कंबल के अंदर जाके बैठे हुए रहते हैं, कुछ ऐसा ही होता है। हेड क्या रहता है कि पानी को बुलाता है, पानी आओ पानी आओ। बट टेल क्या रहता है, पानी से बच के छिप के बीच में ऐसे बैठा हुआ रहता है। तो ये होता है हमारे लिपिड का स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे, अब हम लोग प्रोटीन के बारे में देखेंगे।
देखो हम लोग लिपिड के बारे में तो देख ली, अब प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन किससे बना हुआ रहता है? तो जो प्रोटीन होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो दो तरीके से होता है। दो तरीके कौन सा होता है? देखो प्रोटीन होता है, उसमें होता है एक एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। क्या होता है? एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। एंड सेकेंड होता है इंट्रेंसिक प्रोटीन। इंट्रेंसिक प्रोटीन, इसको हम लोग पेरिफेरिक प्रोटीन भी कहते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, एक को इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। अब देखो ये किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया, मतलब ये जो इंटीग्रल एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन है इसको किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया? So it is classified, it is classified on the basis of extraction, ease of extraction। क्योंकि ये जो लाइन में लिखी है ना ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है? बाहर निकाल। ईज मतलब क्या होता है? आसानी से, आसानी। किसी चीज को अगर हम लोग बहुत ही आसानी से बाहर निकाल लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं या पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। पेरिफेरल पर जो प्रेजेंट होता है और जिसको मतलब कि थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगती है, या ऐसा जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। अब देखिए जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है इसको भी क्लासिफाई कर दिया जाता है। इसको क्लासिफाई कैसे किया जाता है? एक होता है पार्शियली इम्बेडेड, पार्शियली इम्बेडेड, एंड सेकेंड क्या होता है? सेकेंड होता है कंप्लीटली इम्बेडेड, कंप्लीटली इम्बेडेड। पार्शियली मतलब इम्बेडेड मतलब क्या होता है? धसा हुआ। पार्शियल कुछ ऐसा आधा धसा हुआ होता है, कुछ जो कंप्लीटली धस गया होता है उसको क्या कहते हैं? कंप्लीटली इम्बेडेड। अब सबको हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले होता है पेरिफेरल प्रोटीन या जिसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। समझेंगे बट एग्जांपल के थ्रू। अब जैसे कि मैं बताई थी कि जो मेम्ब्रेन या जो लिपिड होता है वो कैसे अरेंज होता है? ऐसे बाय लेयर में वो अरेंज होता है। ये हेड हो गया, ये हेड हो गया, और ये दोनों टेल हो गया। हथेली है ना, ये हथेली टेल हो गया। कुछ ऐसा होता है, मतलब टेल अंदर के साइड, हेड बाहर के साइड जो कि आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करता है एंड साइटोप्लाज्म को भी फेस करता है। अब देखो कि इसके ऊपर प्रोटीन कैसे प्रेजेंट होता है। ये बायलेयर हो गया और इसके ऊपर प्रोटीन कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसे। ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट होने का मतलब ऑब्वियसली ऐसे अगर फूक मारेंगे तो ये उड़ जाएगा यहाँ से, थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये क्या होगा? ये गिर जाएगा नीचे। तो ये क्या हुआ कि हम लोग इसको आसानी से हटा सकते हैं। ऑब्वियसली इसको आसानी से हम लोग हटा सकते हैं, आसानी से हटा सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया है? इसलिए इसको कहा गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन, क्योंकि पेरिफेरल रीजन पर प्रेजेंट होता है। तो अगर हम लोग मेम्ब्रेन बनाए, सेल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे करके हमारा हेडिटेल प्रेजेंट होता है, या ये कह सकते हैं कि ये तो लेयर तो यही हो गया ना, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हेड हो गया एंड ऐसे ही उल्टे साइड से भी टेल प्रेजेंट होता है, जैसा भी होना जो तो बना ही दे। तो ये देखो ये ऐसे बाइलेयर में प्रेजेंट है लिपिड। अब प्रोटीन अगर डायरेक्टली इस पर ऐसे करके रहे, डायरेक्टली इस पर ऐसे करके रहे, हमारे एनसीईआरटी बुक में ऐसा ही डायग्राम बनाया गया है कि ऐसे करके डायरेक्टली अगर प्रेजेंट हुए, या हम लोग इसको समझने के लिए कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे दाना के जैसे प्रेजेंट हो। क्या हम लोग इसको आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या हम लोग ऐसे इस पर फूक मारेंगे तो क्या ये उड़ जाएगा ऊपर? ऑब्वियसली उड़ जाएगा ये ऊपर। बट वही अगर पार्शियली इम्बेडेड, कंप्लीटली इम्बेडेड, इम्बेडेड का मतलब ही होता है धसा हुआ। पार्शियली धसा हुआ या कंप्लीटली, मतलब क्या हुआ? अगेन ये दो बाय लेयर हो गया। बाय लेयर में अगर ये आधा धसा हुआ मतलब कुछ ऐसे करके हो प्रेजेंट,
कुछ ऐसे करके हो प्रेजेंट। तो ये क्या हो गया, आधा ढसा हुआ है। कंप्लीटली इम्बेडेड मतलब कि यहाँ पर भी बाई लेयर हो गया, और ये कंप्लीटली ऐसे इम्बेडेड हो, दोनों लेयर के बीच में ऐसे कंप्लीटली इम्बेडेड हो। तो ये कंप्लीटली इम्बेडेड हो गया, पूरी तरीके से ढसा हुआ, ये पार्शियल इम्बेडेड हो गया। देखो पेरिफेरल प्रोटीन को हम लोग ऐसे करके पढ़ लीजिए, इसको हम लोग आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट अगर पार्शियली को पढ़ा जाए तो ये कुछ ऐसे होगा, मतलब कि एक ये मेम्ब्रेन है, ये कुछ मेम्ब्रेन नहीं, ये एक लेयर है, बाई लेयर से बना हुआ रहता है, एक ये लेयर है और एक ये दूसरा लेयर है, कुछ ऐसे करके बना हुआ है। ऐसे करके बना हुआ कहने का मतलब ये तो कोई दोनों आर पार तो नहीं हो रहा है, ये आधा रीजन मतलब कि आधा ये धसा हुआ है, ये हो गया पार्शियली इम्बेडेड। बट ये अगर हम लोग कंप्लीटली इम्बेडेड बनाए कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो इस साइड से इस साइड जा रहा है ना, ये हो गया कंप्लीटली इम्बेडेड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कि प्रोटीन कैसे रहता है एक मेम्ब्रेन के ऊपर। सबसे पहला पेरिफेरल प्रोटीन, आसानी से फूंक मारेंगे उड़ जाएगा ये। पार्शियली इम्बेडेड मतलब ये आधा इम्बेडेड रहता है, कंप्लीटली मतलब ये पूरी तरीके से इम्बेडेड रहता है, ऐसा करके यही हो जाता है। बट देखो ऐसा करके हमारे इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिया हो गया है, बट इसका ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे करके ऐसे प्रेजेंट रहता है। ये प्रोटीन हो गया, ये आधा रहता है ढसा हुआ, या अगर इसको और अच्छे से बनाए तो ये ऐसा आधा ढसा हुआ रहता है, और कंप्लीटली इम्बेडेड कुछ ऐसा प्रोटीन हुआ रहता है। अब देखो जो कंप्लीटली इम्बेडेड रहेगा, क्या इसके थ्रू कोई सब्सटेंस पास हो सकता है? हाँ हो सकता है। कौन सा सब्सटेंस पास होगा? तो देखो हम लोग क्या पढ़े थे कि हेड क्या होता है, पोलर होता है, टेल क्या होता है, नॉन पोलर होता है। अब देखो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगर कोई पोलर सब्सटेंस आती है जो कि पोलर होता है, वो आसानी से ये हेड तो पास कर देगा, बट ज्यादा जगह, देखो ये हेड तो पास कर देगा, लेकिन हेड के बाद इतना जगह जो होगा वो उसको पास करने में बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए ऐसा प्रोटीन, ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि पोलर होता है, वो किससे जाता है, ये कंप्लीटली इम्बेडेड प्रोटीन से जाता है। और इसलिए कंप्लीटली इम्बेडेड प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग टनल प्रोटीन भी कहते हैं, टनल प्रोटीन, या हम लोग इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट। आपको ज्यादा चीज को ट्रांसपोर्ट करना है, तो अगर वो पोलर रहेगा तो प्रोटीन के थ्रू चला जाएगा, नॉन पोलर रहेगा तो नॉन पोलर में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अगर वो हेड क्रॉस कर जाएगा तब तो पूरा उसका उसी का राज रहेगा। तो ऐसा होता है कुछ प्रोटीन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कितने तरीके के प्रोटीन होते हैं। एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर 3 तरह के प्रोटीन होता है। एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब उसको कितनी आसानी से हम लोग कैसे करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन अभी जस्ट बताई थी, यहाँ पर फूक मारेंगे ये पूरा उड़ जाएगा, यहाँ से आसानी से हट जाएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं या पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। तो ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं या इंटीग्रल प्रोटीन, अगेन इसको क्लासिफाई कर दिया जाता है। एक होता है पार्शियली इम्बेडेड, दूसरा होता है कंप्लीटली इम्बेडेड। पार्शियली इम्बेडेड कहने का मतलब ये हुआ कि इस पर ये क्या होता है, आधा धसा हुआ रहता है और आधा नहीं रहता है, मतलब कि एक मेम्ब्रेन का एक जो लेयर होता है उसको क्रॉस कर दिया रहता है, सेकंड लेयर को क्रॉस नहीं करता। बट कंप्लीटली इम्बेडेड जो होता है वो दोनों लेयर को क्रॉस करता है। तो ये भी एक डिफरेंस बन सकता है कि जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो एक भी लेयर को क्रॉस नहीं करता है, मतलब ये ऊपर में प्रेजेंट होता है ना, तो ये 2 लेयर होता है ना, बाई लेयर होता है ना सेल मेम्ब्रेन का। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो एक भी लेयर को क्रॉस नहीं किया रहता है। पार्शियली इम्बेडेड वो एक लेयर को बस क्रॉस किया रहता है, दूसरा लेयर को नहीं करता है। कंप्लीटली इम्बेडेड वो क्या होता है, दोनों लेयर को क्रॉस कर दिया रहता है। आई होप कि आप लोगों को अब ये प्रोटीन समझ में आ गया होगा। अब देखो एक क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग ये जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में इतना कुछ पढ़ रहे हैं, ये कैसे पढ़ रहे हैं, किस थ्रू से पढ़ रहे हैं, कुछ तो मॉडल हुआ रहेगा, बना होगा, उसके बाद ही तो हम लोग इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किए होंगे। या फिर क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली ये यूनिवर्सल है, बट इसके बाद भी ये किस सेल पर कंप्लीट किया गया था, किस सेल के ऊपर रिसर्च करके बताया गया था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसा ऐसा रहता है, स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो देखो सेल मेम्ब्रेन का जो स्टडी है ये किसके ऊपर कंप्लीट किया गया था, इरिथ्रोसाइट के ऊपर। तो स्टडी ऑफ cell membrane was completed on erythrocyte, इरिथ्रो, इरिथ्रो का मतलब क्या होता है, रेड,
साइट का मतलब होता है सेल, मीन्स क्या हो गया, आरबीसी। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्टडी था ये किसके ऊपर डन किया गया था, कंप्लीट किया गया था आरबीसी के ऊपर, रेड ब्लड कॉर्पोसेल, या जिसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है इसके ऊपर क्यों करी थी ऐसे? हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है, ऑब्वियसली ये जो आरबीसी है ये आधा प्रोकैरियोटिक है आधा यूकैरियोटिक है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि या तो करना था तो प्रोकैरियोटिक सेल पर कर लेते या यूकैरियोटिक सेल पर कर लेते। ऐसा सेल पर क्यों किया गया है जो कि आधा प्रोकैरियोटिक है आधा यूकैरियोटिक है? अब इसको हम लोग आधा प्रोकैरियोटिक आधा यूकैरियोटिक सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो जो आरबीसी होता है ना, वो जब यंग होता है, मतलब यंग सेल जो होता है, या कह सकते हैं जब सेल डिवाइड हो जाता है, डिवाइड करता है खुद को, उस टाइम पर आरबीसी में सब कुछ प्रेजेंट रहता है, जैसे एक यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। तो उसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेन्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर एनवेलप होता है, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है। बट जैसे ये यूकैरियोटिक सेल जो होता है, सॉरी ये आरबीसी इरिथ्रोसाइट जो होता है, ये डेवलप हो जाता है, जब ये मैच्योर हो जाता है, इसके अंदर से क्या हो जाता है, इसके अंदर से न्यूक्लियस खत्म हो जाती है, इसके अंदर से मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेन्स खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म होता है? क्योंकि बेचारे को क्या करना, ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज करना है, और क्या करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, तो इसका खुद के अंदर ज्यादा लफड़ा नहीं चाहिए होता है, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसीलिए स्टडीज आरबीसी के ऊपर डन किया गया। अब देखो ये जैसे कोई एक सेल है, ये सेल ले लेते हैं, ये लीवर सेल, लीवर सेल, लीवर सेल या कह सकते हैं कोई भी यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, फिर न्यूक्लियस से अटैच इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, फिर यहाँ पर गोल्गी apparatus प्रेजेंट होगा, लाइसोसोम होगा, वैक्यूल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इसमें नहीं होगा, फिर क्या होगा, सेंट्रोल एंड सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर एक लीवर सेल में प्रेजेंट होता है, और वो क्या कर सकता है, अगर इसके ऊपर लीवर सेल के ऊपर या कोई भी यूकैरियोटिक सेल के ऊपर हम लोग रिसर्च करेंगे, तो उसमें ये जो ऑर्गेनल सेल है ना, ये हम लोग के बीच में बाधा बन सकता है। फिर क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल पर कर लेते, वहां पर तो ऐसा कुछ नहीं रहता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेन। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है उसके बारे में देखते हैं। अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल के बनाए तो उसमें क्या होता है, हम लोग पढ़े थे कि उसमें ट्यूब्यूल होता है, फिर वेसिकल होता है, फिर क्या होता है, लेमिलाई होता है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर बने हुए रहते हैं। फिर इसके बाद और रहता है क्रोमेटोफोर होता है, फिर और स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या होता है, फ्लैजेला होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, किससे बने हुए रहते हैं, एक सेल मेम्ब्रेन से ही बने हुए रहते हैं। अगर इसके ऊपर स्टडीज करेंगे, ऑब्वियसली यार इतना सारा स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होगा, बहुत दिमाग खराब हो जाएगा इसमें। बट एक आरबीसी जो होता है वो क्या होता है, वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, बट इसके अंदर ना तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ना कोई ऑर्गेन्स प्रेजेंट होता है। बट कौन सा आरबीसी, मैच्योर आरबीसी है, तो इसका अंदर ये पूरा खाली जगह रहता है, जिसके अंदर क्या होता है, जिससे यहाँ पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और ये क्या है, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल। और है ये कौन, आरबीसी, ये है एक प्रोकैरियोट्स, यार ये है एक यूकैरियोट। यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी देख सकते हो बहुत सारे स्ट्रक्चर है। एक प्रोकैरियोटिक सेल लो तो उसका सेल मेम्ब्रेन तो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए क्या कौन लिया गया, इसलिए लिया गया आरबीसी, क्योंकि आरबीसी आधा प्रोकैरियोटिक होता है आधा यूकैरियोटिक होता है, मतलब जब ये मैच्योर हो जाता है इसके अंदर ना तो कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेन्स होते हैं, और ना ही इसका सेल मेम्ब्रेन ऐसे इनफोल्ड होकर के बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए जो स्टडीज थी वो आरबीसी के ऊपर डन किया गया। अब कैसे पता चला, कोई मॉडल तो होगा। हाँ, तो एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल होता है, वो कौन होता है, वो होता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। बट उसके बारे में हम लोग अनदर वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक वास्ट टॉपिक है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज इस वीडियो में क्या पढ़े, आज इस वीडियो में हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़े। यूकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसके अंदर एक न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं। और फिर क्या होता है, एग्जाम्पल हम लोग इसका बताए थे कि एग्जाम्पल क्या होता है कि प्रोटेस्टा किंगडम, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमल, ये सारा क्या होता है, एक यूकैरियोटिक सेल होता है। और यूकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लीटली एक सेल दूसरे सेल में कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि अब प्लांट और एनिमल सेल में हम लोग देखे थे, एक में सेल वॉल होता है, एक में दूसरे में एब्सेंट होता है, एक में सेंट्रल वैक्यूल होता है, दूसरे में एब्सेंट होता है, एक में क्लोरोप्लास्ट होता है, दूसरे में एब्सेंट रहता है, दूसरे में सेंट्रोल सेंट्रोसोम होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट रहता है। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक में प्रेजेंट होता है, दूसरे में एब्सेंट होता है। इसलिए क्या कहा गया कि जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है यूकैरियोटिक सेल का, अलग अलग सेल का, वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है।
फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर जो कि एक यूकारियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है, प्रोकारियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है, बट वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि फ्लैजेला का एग्जांपल है कि जो कि प्रोकारियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, यूकारियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। बट प्रोकारियोटिक सेल का जो फ्लैजेला होता है वो बहुत ही लो लेवल है, वो प्रोटीन का बना हुआ रहता है। वो किससे बना रहता है? वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ रहता है। बट वही यूकारियोटिक सेल में क्या होता है? यूकारियोटिक सेल का जो फ्लैजेला होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ रहता है, बहुत ही हाई लेवल ऑफ प्रोटीन से बना हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? उसके बाद हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? यूनिवर्सल होती है, सारे सेल में प्रेजेंट होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है और इट कंट्रोल और डिसाइड व्हाट शुड एंटर और एग्जिट द सेल। वो ये डिसाइड करता है कि कौन सेल से एंटर करेगा और सेल के बाहर जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है कि कोई भी सेल मेम्ब्रेन हो वो किससे बना रहेगा? वो दो ही चीज से बना हुआ रहेगा, लिपिड से एंड प्रोटीन से। बट ये जो लिपिड और प्रोटीन का जो रेशियो है वो रेशियो वेरी कर सकता है। कौन से लिपिड से बना हुआ रहता है? वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ रहता है। कौन से प्रोटीन से बना हुआ रहता है? तो प्रोटीन अलग अलग तरीके के होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन से बना रहता है, पार्शियली इम्बेडेड एंड कंप्लीटली इम्बेडेड प्रोटीन से बना। फिर हम लोग देखेंगे जो लिपिड होता है वो बाइलेयर में अरेंज होता है। वो उसका एक हेड होता है, टेल होता है। हेड जो होता है वो क्या होता है? वो फॉस्फेट से बना हुआ रहता है, पोलर होता है एंड वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक रहता है, मतलब उसको पानी से प्यार रहता है, पानी से डर नहीं रहता। बट वही टेल जो होता है वो हाइड्रोफिलिक रहता है, वो नॉन पोलर है। तो ऑब्वियसली वो इस तरीके से अरेंज रहता है कि आउटसाइड एनवायरनमेंट में मॉइस्चर रहता है, आउटसाइड एनवायरनमेंट में वाटर रहता है। और साइटोप्लाज्म, साइटो मतलब वेसल प्लाज्म मतलब होता है वाटर, तो साइटोप्लाज्म में भी पानी भरा हुआ रहता है। तो वो ना तो बाहर के साइड एनवायरनमेंट को फेस करता है टेल, ना इनसाइड एनवायरनमेंट को फेस करता है, वो बीच में ऐसे लटका हुआ रह जाता है। फिर उसके बाद क्या पढ़े? उसके बाद हम लोग प्रोटीन के बारे में डिटेल में पढ़े। प्रोटीन पार्शियली एम्बेडेड हो गया या एक्सटेंसिव प्रोटीन भी कहते हैं। ये किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया? तो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब कैसे उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। पार्शियली प्रोटीन बहुत ही आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम लोग ये वाला एग्जांपल के थ्रू भी देखे थे। फिर जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, इंटीग्रल प्रोटीन, अगेन उसको क्लासिफाई कर दिया गया पार्शियली एम्बेडेड, कंप्लीटली एम्बेडेड। नेम से पता चल रहा है पार्शियली एम्बेडेड मतलब जो कि आधा ढका हुआ रहता है, कंप्लीटली एम्बेडेड मतलब जो कि पूरा ढका हुआ रहता है। पार्शियली एम्बेडेड करने का मतलब जो कि सिर्फ एक लेयर को क्रॉस किया हो। कंप्लीटली एम्बेडेड मतलब वो दोनों लेयर को क्रॉस कर दिया। फिर उसके बाद क्या पढ़े कि जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्टडी था वो किस पर कंप्लीट किया गया? वो कंप्लीट किया गया एक आरबीसी पर या इरिथ्रोसाइट जिसको कहते हैं। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस, इरेथ्रो मतलब होता है रेड, साइट मतलब होता है सेल, मतलब रेड सेल के ऊपर कंप्लीट किया गया। क्यों करना था? तो प्रोकार्योटिक सेल पे कर लेता या यूकार्योटिक सेल या प्लांट या एनिमल सेल के ऊपर कर लेते। इरेथ्रोसाइट पर क्यों किया? क्योंकि ये इरिथ्रोसाइट जो होता है वो मैच्योर होने के बाद एक प्रोकार्योटिक सेल हो जाता है, बट उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो इनफुल होकर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाता, इसलिए जो उसका स्टडीज करना बहुत ही आसान हो जाता है। जो सबसे कंप्लीट जो सक्सेसफुल मॉडल था वो कौन सा था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर ये वीडियो आप लोग यूजफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमें चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।